की गिरावट के बाद बाजार में खरीदारी तो लौट आई है, लेकिन बाजार की नजर है एक बड़े ग्लोबल ट्रिगर पर। अमेरिका में ट्रंप सरकार के हेल्थ केयर बिल पर होने वाली वोटिंग का बेसब्री से इंतजार है। वहीं घरेलू मोर्चे पर जीएसटी को लेकर गहमा गहमी बढ़ने लगी है। अगले हफ्ते संसद में पेश होना है जीएसटी बिल। ऐसे में बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटेजी? किन शेयरों में आज दिखेगा एक्शन? किन पीएसयूज में मिलेगा जोरदार डिविडेंड? इस पर होगी खास नजर। लेकिन बाजार के नंबर 1 शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग में देरी से अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तरों से फिसले। बिल पर वोटिंग आज संभव, एशियाई बाजारों से मिले जुले संकेत और शुरुआती तेजी के बाद एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट। यस बैंक ने लॉन्च किया करीब 4,000 करोड़ रुपए का क्यूआईपी। फ्लोर प्राइस 1,455 से 1,500 रुपए। निवेशकों से मिला मजबूत रिस्पांस। जीएसटी लागू होने के बाद भी नहीं बढ़ेगी महंगाई। इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। अगले हफ्ते संसद में पेश होगा जीएसटी बिल। One of the objects is not to increase inflation. There should no tax on tax. Therefore, the actual eventual amount the consumer is paying must come down. And keeping those facts in mind, I think this exercise will be repeated. पीएसयू बैंकों के एनपीए पर रिजर्व बैंक की कड़ी नजर। आईओबी, यूको और आईडीबीआई बैंक समेत कई बैंकों को वॉच लिस्ट में रखा। वोडाफोन आइडिया को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने कसी कमर। तिकोना के 4G और ब्रॉडबैंड वायरलेस कारोबार को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। शंकरा बिल्डकॉन के आईपीओ का आज आखिरी दिन। दूसरे दिन 2.5 गुना बढ़ा था इशू। रिटेल का हिस्सा 4 गुना हुआ सब्सक्राइब। और 2 लाख से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर मिली राहत। टीसीएस अब नहीं लागू होगा। सरकार नहीं वसूलेगी सोर्स पर 1% टैक्स। और आज है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। शांत शुरुआत के संकेत। ग्लोबल मार्केट्स तो अहम है, लेकिन कल भारतीय बाजारों की शानदार रिकवरी के बाद क्या आज 9,100 के ऊपर की क्लोजिंग मिल पाएगी? ये है बड़ा सवाल। लेंगे इसका जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 2 खास मेहमान। जी हाँ, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और कुछ ही देर में ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन भी आज हमारे साथ जयपुर के स्टूडियो से जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल संकेत किस तरह से नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी ठंडा जरूर है, लेकिन 9,100 के करीब। जी हाँ, इस स्तर को छूने से बहुत ही करीब थे कल हम, लेकिन लगता है आज इसको छू लेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखिए यूएस के मार्केट्स ठंडा ट्रेड करते हुए नजर आए। हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग होनी थी, लेकिन हो नहीं पाई। उम्मीद यही कि आज होती हुई नजर आए, लेकिन बाकी के एशियाई बाजारों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। आप देखिए इस समय जापान का बाजार मजबूत है और बाकी मार्केट्स ठंडे। हांगकांग के बाजारों में तेजी होती तो भारतीय बाजारों को, और खासतौर पर एसजीएक्स निफ्टी को वहां से बल मिलता, लेकिन खराब संकेत नहीं है ये कहना चाहिए। ये बताइए फिर भारतीय बाजारों में हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है? 9,100 के ऊपर क्या समाप्ति हो सकती है आज? होनी चाहिए, और ये मैं चाहता हूं, ताकि, और कल भी हम यही बात कर रहे थे कि 9,000 से 9,100 की ट्रेडिंग रहेगी और 9,100 के ऊपर की क्लोजिंग ही ये डिसाइड करेगी कि करेक्शन पूरा हो गया। तो कल हमने शानदार तेजी दिखाई, एग्जैक्टली 9,099 पर गए। तो जो क्लोजिंग या 9,100 के ऊपर की चाहिए थी वो मिली नहीं, हालांकि उसके बेहद करीब पहुंचे। तो आज हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकली क्लोजिंग भी है, और अगर आज 9,100 के पार निकलते हैं तो फिर अगले हफ्ते के लिए, जो कि एक्सपायरी का हफ्ता होगा, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी हफ्ता भी होगा, उसके लिए संकेत बेहतर होते हुए नजर आएंगे, और ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि 9,000 को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन ऊपर की क्लोजिंग की तो हमने बात कर ली, नीचे की क्लोजिंग क्या लेवल पर हो? नीचे अगर 9,050 के नीचे फिर से एक क्लोजिंग अगर आज मिलती है किसी भी वजह से, तो वो क्लोजिंग खराब होगी, फिर आपके लिए एक्सपायरी के लिए संकेत थोड़े से कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आज की क्लोजिंग की लिहाज से 2 लेवल पर नजर रखें। पॉजिटिव साइड पर 9,100 के ऊपर और नेगेटिव साइड पर 9,050 के नीचे। अब जहां तक आज के बाजार का सवाल है, निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखी है 50 पॉइंट से। कल 9,000 और 9,100 की रेंज की हमने बात की थी, आज ये रेंज ऊपर सरककर 9,050, 9,150 में आती हुई दिखाई, और आज के लिए निर्णायक लेवल है 9,100 का। वो वायदा कारोबार के डेटा में मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन 9,100 के ऊपर हैं तो आप मानकर चलें कि तेजी में, और अगर 15 पॉइंट बढ़ भी जाए 9,100 या इसके आसपास ही है तो तब भी थोड़ा
सावधानी का रुख बनाकर चलें। 9150 से 9200 इस रेंज को पार करके हम टिक पाएंगे, इसकी संभावना कम दिखती। तो उस लेवल पर आज भी मुनाफा वसूली आने के पूरे आसार हैं। तो अगर आप मजबूत हो जाएं और 9150 के पार निकलने के संकेत देखें तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, और उसकी वजह भी मैं आगे आपको डेटा में बताने वाला हूं। तो इस वक्त निफ्टी पर जो आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति बेहद साफ है। एक तो ये कि शांत शुरुआत हो, 9050 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा लें और खरीदारी करें 9125, 9150 के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अब भी स्टॉप लॉस का लेवल जो आ रहा है वो 9000 का आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा दूर है। तो मैं आज सिर्फ इंट्राडे स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं और वो है 9050 का। दूसरा तरीका ये कि 9150 या इसके ऊपर आप निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। 9200 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा और मुनाफा 50 पॉइंट का नीचे 9100 के आसपास के लेवल पर फिर से अपनी शॉर्ट को कवर कर लें। बैंक निफ्टी यहां पर एक इंटरेस्टिंग रुझान दिख रहा है, वो ये कि पिछले 2 सेशन से खराब होने के बावजूद बैंक निफ्टी 20,750 के लेवल को होल्ड कर रहा है, और अब ये बैंक निफ्टी पर कल की वीकली एक्सपायरी हो जाने के बाद अहम सपोर्ट के तौर पर आता दिख रहा है। तो जब तक 20,750 न टूटे तब तक डे ट्रेडर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, और असली मजबूती 21,000 के पार बंद होने के बाद ही बैंक निफ्टी में आती हुई दिखेगी। तो क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी के भी दोनों लेवल साफ है, 20,750 नीचे खराब है और 21,000 के ऊपर हम करेक्शन पूरा करते हुए नजर आएंगे। तो ट्रेडिंग करने का तरीका फिर यही है, 20,750 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को खरीदें और ऊपर की तरफ 21,050 का डे ट्रेडर्स के लिए लक्ष्य होना चाहिए। जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, बहुत ज्यादा नहीं चुने, एक थोड़ा सा बोल्ड कॉल लेने की कोशिश की है, वो है बैंक्स। लेकिन फिर से कहूंगा कली की तरह बैंक से आपको दोनों तरफ का डायरेक्शन दे सकते हैं। तो चुनिंदा तो बैंक्स में खरीदारी आती नजर आएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी कुछ अलग अलग बैंक्स में आए, लेकिन ओवरऑल लग रहा है अगर बाजार की रिकवरी होनी है तो आज की लीडरशिप बैंक से आना जरूरी है, और अगर बैंक लीडरशिप न दे तो फिर बहुत तेजी में भी न रहे। एविएशन दूसरा सेक्टर है जो मुझे कल के बावजूद आज फिर से पसंद है, अच्छी तेजी के बाद। लेकिन हाँ, फॉर ए चेंज कल पीएसयू स्टॉक्स पर हम पॉजिटिव थे, आज थोड़ा सा पीएसयू स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं ज्यादा नजर आती है। बिल्कुल, और वो भी हम आपको बताएंगे क्यों। पीएसयू बैंक से जिस तरह से कहते हैं ना दूध दोया जा रहा है, जितना इनके पास है नहीं उससे पूरा निकाल लेंगे अगर सारी सरकार, तो दिक्कत की बात होगी। ये सीएलएसए जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए, जिन्होंने कल जबरन बड़ा डिविडेंड दिया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं निफ्टी की। जी हाँ, वागले साहब तो और बुलिश हो गए हैं कल की तेजी के बाद। सर गुड मॉर्निंग, बताइए अगला टारगेट क्या है निफ्टी पर आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, मेरा बुलिश व्यू कंटिन्यू है, लेकिन मुझे वन वे तेजी का तो व्यू नहीं बैठ रहा है। मैं 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ। लोअर साइड 9050 जो अनिल जी ने कहा वही मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, क्योंकि गलत हो गए तो खोना कम चाहिए। टारगेट होगा 9150 और निफ्टी बैंक 20,800 21,100 ये रेंज है। और आज मुझे बहुत ज्यादा ऐसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स नहीं मिल रहे, मिड कैप ज्यादा मिल रहे थे। और बैंक्स की जो आपने बात की, आई थिंक पीएसयू के लिए नेगेटिव था आपने जो बोला। मैं कह रहा हूं कि बैंक्स नहीं, जो सरकारी कंपनियां जिनके पास पैसा थोड़ा बहुत था और उनसे जबरन पैसा लिया जा रहा है सेकंड डिविडेंड के तौर पर, उस पर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से आज बेरिश हैं, उस पर हम विस्तार से बताएंगे, खासतौर पर एचपी बीपी पर। लेकिन आप बैंक्स के ऊपर बुलिश हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे बैंक में पीएनबी में सेल आ रहा है। ओके, इसके लिए मैंने पूछा, क्योंकि मुझे वो कल भी मैंने सेल दिया था और ऊपर नहीं गया, गिरा भी नहीं, आज शायद गिरावट हो सकती। तो लगे हाथ सर, कॉल भी दे दिए पीएनबी का पूरा। पीएनबी का मैं सेकंड कवर करूंगा। पहला तो मेरा LIC हाउसिंग होगा, 594 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 621, और पीएनबी बेचे स्टॉप लॉस 138 टारगेट 130। ठीक बात है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में तेजी करिए, पीएनबी में करिए मंदी। ये एक बेहतरीन ट्रेड आपके लिए निकल कर आया। 2 और तेजी वाले काउंटर्स हैं वागले साहब के पास, वो हम उनसे जानेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं सबसे अच्छे आंकड़े की। जी हाँ, अच्छा इसलिए क्योंकि एफआईएस ने भर कर खरीदारी करी, और 4 डिजिट में जब खरीदारी हो एफआईएस की तरफ से तो बाजार का मूड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है, और एफएनओ में भी जब खरीदारी हो तो फिर और भी अच्छी बात। कैसे देखा आपने इन फिगर्स को? पिछले कई दिनों में सबसे बेहतरीन आंकड़े कल के, और ये संकेत कल ही आ गए थे। कल हम कह भी रहे थे कि देखिए वायदा कारोबार में आंकड़े थोड़े से खराब कम होना शुरू हुआ है, और कल के सेशन में सबसे बढ़िया बात है कि बाजार के ट्रेंड के विपरीत आंकड़े नहीं आए। जिस तरह से बाजार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ उस तरह के आंकड़े दिख रहे हैं। सबसे बढ़िया आंकड़ा जो मुझे कल के सेशन में नजर आ रहा है वो ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में 100 करोड़ की खरीदारी का हुआ है। आंकड़ा छोटा है, लेकिन आप देखिए एक्सपायरी की तैयारी एफआईएस करना शुरू कर गए। इस आंकड़े में मुझे पहला संकेत ये पढ़ने को मिलता है। अब ये कल ही का है,
एक आध दिन का और आज का देखना चाहता हूं, लेकिन अगर आज फिर से इंडेक्स फ्यूचर्स में आपको खरीदारी का आंकड़ा मिल जाए तो ये मान लीजिए कि एक्सपायरी तक अब एफआईएस का व्यू बाजार पर पॉजिटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, बशर्ते कि अमेरिका में आज रात को किसी तरह का कोई बुरा खबर न सुनने को मिले हेल्थ केयर बिल को लेकर। दूसरा आंकड़ा, स्टॉक फ्यूचर्स, रोज 1500 करोड़ 1800 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स एफआईएस बेचे थे। कल के सेशन में देखिए 1100 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी करने के बावजूद महज 232 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, तो स्टॉक फ्यूचर्स की बिकवाली भी थमी है। तो ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों के दम पर मुझे लगता है घरेलू फंड बेच रहे हैं, ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन इन आंकड़ों के दम पर एक संकेत साफ है, और वो संकेत ये कि एफआईआई खरीदारी के मूड में है, और ऐसे में आपके लिए नीचे के खतरे कम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर बाजार आपको 100-125 पॉइंट गिरता हुआ दिखेगा तो वहां पर आपको इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो अल्टीमेटली ट्रेडर्स के सेंटीमेंट के लिए क्या चाहिए कि इंडेक्स बहुत ज्यादा कमजोर ना हो, क्योंकि हर एक स्टॉक अपना स्पेसिफिक ऊपर या नीचे का मूव दे सकता है, लेकिन अगर इंडेक्स मेंटेन है एक रेंज में तो बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो कल के सेशन में भी यही हुआ कि इंडेक्स ने रिकवरी दे दी, परसों के सेशन में गिरे जरूर, लेकिन स्टॉक्स में गिरावट हुई, इंडेक्स ने अहम लेवल को सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर रिबाउंड किया। तो ओवरऑल आंकड़े साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि निचले स्तरों पर खरीदारी है। अब हाँ, ये जरूर है कि इन आंकड़ों के दम पर आप 9200 के पार निकल जाएंगे, ये सवाल है, तो इसका जवाब अब भी ना है। उसके लिए कुछ न्यूज फ्लो और आंकड़े दोनों मिक्स साथ में चाहिए। सेंटीमेंट तो बहुत पॉजिटिव है। डीमार्ट को जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला, शंकरा जिस तरह से 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, आज आखिरी दिन है, इस पर भी बात करेंगे कि आज तो आपको पैसा लगा ही देना चाहिए। और येस बैंक के क्यूआईपी को जिस तरह से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है, सेंटीमेंट तो बहुत मजबूत है। और साथ ही एफएनओ में 12 से 13 शेयर देखिए नए रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ये बताइए एफएनओ में किस तरह का डेटा निकल कर आया है, यहां से क्या संकेत मिल रहे हैं, और कुछ संकेत मिल रहे हैं कि एक्सपायरी कहाँ होगी अगले हफ्ते? एक्सपायरी अभी थोड़ा कहना जल्दी, अभी तक रेंज बता सकता हूँ। रेंज में अभी तक साफ दिख रहा है कि 8,900 9,000 बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं इसलिए आज लेवल नहीं देना चाहता हेमंत की, क्योंकि देखिए आज अमेरिका में काफी कुछ वो जो हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग होनी है, उसका इम्पैक्ट कम से कम ग्लोबल मार्केट पे 1 से 2% तक का मानकर चल सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर जो भी हो। तो इसलिए हम चांसेस ये हैं कि शायद पास ना हो। हाँ, तो हो सकता है फिर थोड़ा सा कमजोर हो जाए, लेकिन कमजोर होंगे तो कितना होंगे? आज के लिए ड्रीम सिचुएशन क्या है? मैं क्लोजिंग 9100 के ऊपर देख लूं, 9100 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर 2% की रिस्क खुल भी जाए, तब भी हम एक्सपायरी के पहले 8,900 को नहीं तोड़ेंगे। ठीक बात। तो ये एक अच्छा बेसिकली 8,800 से लेकर 9,000 200 पॉइंट की रेंज में इतना बड़ा सपोर्ट नजर आता है मुझे निफ्टी पर कि उसे तोड़ना इतना आसान है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि नामुमकिन है, लेकिन आसान नहीं है। इस लिहाज से अगर जो वायदा कारोबार की पोजीशन देखेंगे तो 9,200 के पार जाने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है। ठीक बात। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव कुछ हो गया यूएस में तो आप एक्सपायरी 9,200 के ऊपर देख सकते हैं, ये संभावना ज्यादा है। अभी तक डेटा ये बता रहे हैं। जहां तक आज के डेटा का सवाल है, इंटरेस्टिंग बात ये, कल देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई बदलाव नहीं, ओपन इंटरेस्ट बदला ही नहीं, यानी कि लोग अभी भी वेट एंड वॉच वाले मूड में। कल किसी ने बड़ी पोजीशन बनाई नहीं। विक्स फिर से 12 के नीचे आया, 1183 पर, एक कंफर्ट देने वाला है। अब 9,100 को मैंने आज निर्णायक लेवल पर इसलिए चुना है कि 9,100 के कॉल्स पर 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। अब आज अगर आप 9,100 के ऊपर खुलकर टिक गए तो फिर होगा क्या? होगा ये कि जिन लोगों ने कॉल्स बेचे हैं, मंदी की पोजीशन बनाई है, वो कल से थोड़ा तो बैकफुट पर आए और फिर उन्हें लगेगा कि अब शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। कम से कम 50-75 पॉइंट तो और निफ्टी बढ़ सकता है। 9,100 के ऊपर टिक गए तो फिर 9,150 आज भी दिखा दे तो बड़ी बात नहीं, इसलिए 9,100 आज का निर्णायक लेवल है। दूसरी बात यह कि 9,100 के कॉल्स में कल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ और पुट में बढ़ा है, तो कल फिर से तेजी करने वाले ट्रेडर्स थोड़े से हावी होते हुए नजर आए। तीसरी बात है कि बैंक निफ्टी 20,750 के अहम सपोर्ट को नहीं तोड़ रहा है। तोड़ना होता तो कल अच्छा दिन था, और कल हम यही बात कर रहे थे कि ये लेवल ना टूटे तो बढ़िया है। अब अगर आज 21,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी में क्लोजिंग मिल जाती है, क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर कल खत्म हो गया वीकली वाला, तो ये सारे संकेत हैं जो आज की ओपनिंग थोड़ी अगर मजबूत हो जाए, टिक जाए फर्स्ट हाफ में, और क्लोजिंग के लिहाज से अगर आपको 9,100 और 21,000 मिल जाए तो मुझे लगता है फिर वो एक ड्रीम सिचुएशन हो सकती है, हो भी सकती है, बड़ी बात नहीं। तो वायदा कारोबार के डेटा बुरे नहीं है, बता रहे हैं 9,000 9,200 की ट्रेडिंग रेंज में बाजार वक्त बिताना चाहते हैं। और देखिए सिंगापुर में लोग बुलिश होते हुए एसजीएस निफ्टी पर 20 अंक ऊपर, अब 22 अंक ऊपर। जी हाँ, आवाज पहुंच गई लगता है। बिल्कुल सुन रहे हैं, वो सीएनबीसी आवाज लगाकर ही रखते हैं, आपको बता दें, चेक करने जाइएगा जरूर। क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हम कह रहे थे 9,100 के ऊपर खुलेगा, बिल्कुल अब तो खुलने के पूरे संभावना है। जापान का बाजार मजबूत, शंघाई देखिए, स्ट्रेट टाइम्स देखिए,
ये सारे मार्केट्स मजबूती की तरफ इशारा करते हुए बस हांगकांग के बाजार थोड़े और सुधरें तो कॉन्फिडेंस यहां पर बुल्स का और बढ़े। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको हम सबसे पहले बताने वाले हैं कि 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय आज के दिन है। साथ ये भी बताएंगे कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखाएंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और देखिए 5 एक्सपर्ट्स आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। जय ठक्कर की राय आपकी स्क्रीन पर आनंद राठी सिक्योरिटीज के और वो कह रहे हैं कि आज आपको तेजी करनी चाहिए। 9115 का टारगेट, 9050 का स्टॉप लॉस। मोनार्क नेटवर्क के मानव चोपड़ा खरीदना चाहते हैं 9040 के स्टॉप लॉस के साथ 9200 का लक्ष्य। इसके अलावा तीसरे एक्सपर्ट सुमित जैन भी हैं देखिए भारतीय बाजार पर बुलिश और उनको लगता है कि 9180 का टारगेट है आज के लिए, 9036 का स्टॉप लॉस रखिए। आईडीबीआई कैप्स के एके प्रभाकर 8990 के स्टॉप लॉस से तेजी करेंगे 9200 के लक्ष्य के लिए। प्रकाश गाबा.com के प्रकाश गाबा हैं बेरिश, उनको लगता है कि 9120 के आसपास जाए तो वहां पर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी चाहिए और टारगेट देख रहे हैं 9045 का। तो ये वो ट्रेड है जो आपको लेना चाहिए प्रकाश गाबा की राय। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट हैं बुलिश, एक बेरिश। और जो छोटी रेंज निफ्टी की निकल कर आ रही वो है 75 अंकों की 9050 से लेकर 9125 और इसके पार निकले तो अगला नीचे सपोर्ट मिलेगा 9000 पर और ऊपरी स्टोन पर 9125 के पार सीधे लेवल्स जो आ रहे हैं वो है 9200 के आसपास के। ऑलराइट, ये तो बात हुई 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की निफ्टी को ट्रेड करने की, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर आज कमाल दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं 5 का पंच यानी टॉप 5 स्टॉक्स। भारतीय एयरटेल 1600 करोड़ रुपए में इन्होंने तिकोना का डिजिटल कारोबार खरीदा है 4G का और गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अब स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए इन्होंने ये डील की और इस डील के बाद अब 13 सर्कल्स में भारतीय एयरटेल के पास 2300 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम हो जाएंगे और वजह यह है कि वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हो रहा है उसका कॉम्पिटिशन हैंडल करने के लिहाज से भारतीय एयरटेल की तरफ से ये एक विजन हुआ है। कोल इंडिया के ऊपर भी रखिए नजर। देखिए कल HPCL, BPCL, IOC ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड दिया, हिंदुस्तान जिंक ने बड़ा डिविडेंड सरकार को दिया। अब कोल इंडिया वो भी रविवार को बैठक करने वाले हैं अंतरिम डिविडेंड देने के लिए, तो सरकारी कंपनियां रविवार को भी काम पर लगी हैं कह सकते हैं आप। बिल्कुल। और सीमेंट से इनके लिए अच्छी खबर, बांग्लादेश से इन्हें एक ऑर्डर मिला है 187 करोड़ रुपए का। PFC के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए इनकी भी आज एक बोर्ड बैठक होने वाली है अंतरिम डिविडेंड देने पर। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट कल हो चुका है, लेकिन आज कितना डिविडेंड देंगे ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या लगाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां डिविडेंड के लिहाज से अब आपके रडार पर होनी चाहिए। एक और स्टॉक है जिस पर आज नजर रहने वाली है और वो है सरकारी कंपनियों में IDBI बैंक, यूको बैंक और IOB। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई हैं। यहां पर RBI ने कहा है कि उन्होंने इन बैंकों को वॉच लिस्ट पर रख दिया है और कुछ दिनों पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा था इन बैंक से कि इन बैंकों को चाहिए कि अपने नॉन कोर एसेट्स को बेचें, अपनी वित्तीय हालत को ठीक करें, दुरुस्त करें। लेकिन अब RBI ने भी इनके ऊपर एक नजर बनाकर रखी है। तो आज ये बैंक्स थोड़े से नेगेटिव साइड पर कारोबार कर सकते हैं। रिस्की एसेट्स कम करने की हिदायत RBI ने दी है। बिल्कुल, तो ये हैं बैंक्स आज एक्शन में। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब हमारे स्टूडियो में और जयपुर स्टूडियो से हमारे साथ एक और संदीप जुड़ रहे हैं, संदीप जैन साहब, ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर। गुड मॉर्निंग संदीप जी, आपका भी स्वागत है। बताइए कौन से स्टॉक से आज आपकी रडार पर खरीदारी करेंगे? बिल्कुल, देखिए अनिल जी, कल जिस तरीके का माहौल बना था मतलब एंड ऑफ द सेशन में करीब 2:30-3 बजे के लगभग ऐसा लगने लगा था कि मार्केट कहीं ना कहीं जो करेक्शन था वो खत्म हो गया और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बहुत अच्छी चाल आई थी और काफी स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप का दिन होगा। मार्केट भले ही 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर आ जाए, 9150 तक हो सकता है एक रेजिस्टेंस मिले, बट ओवरऑल मिड कैप आइडियाज ढूंढना चाहिए और वहां पे पैसे बनेंगे। जैसे कि कुछ IT स्टॉक्स थे वो अच्छे चलने लगे थे, जैसे कि इन्फी है, इन्फी मुझे लगता है कि वापस से चलना चाहिए। टाटा एलेक्सी बहुत बढ़िया लगता है। इप्का लैब फार्मा स्टॉक्स में और एक कैस्ट्रॉल अच्छा लगता है और फर्टिलाइजर्स में बहुत बुलिश हूं मैं। मुझे लगता है कि GNFC और RCF ये 2 स्टॉक्स कमाल कर सकते हैं। और RCF पर जैन साहब आपको बता दूं काफी समय से बुलिश हैं और क्या जबरदस्त प्रदर्शन RCF के शेयर ने दिखाया है।
इस पर रखिएगा नजर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वागले साहब के 2 ट्रेडिंग आइडियाज अभी बाकी हैं, वो हम जानेंगे और चर्चा होगी येस बैंक की। क्या जबरदस्त भाव पर देखिए QIP कर रहे हैं और QIP को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, इस पर भी बात करेंगे और सरकारी कंपनियों पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ बन रहा है। वागले साहब तो थे ही, जैन साहब भी जुड़े जयपुर से और अब दिल्ली से। राकेश बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आपकी तरफ से कौन से हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत। मेरा टॉप पिक रहेगा लक्ष्मी विलास बैंक। काफी समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के अंदर देखें तो चुनिंदा बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे बैंक्स रैली कर रहे हैं। मुझे लगता है लक्ष्मी विलास बैंक का भी चलने का समय आ रहा है। 161 का स्टॉप लॉस, 180 के लक्ष्य के लिए लक्ष्मी विलास बैंक पर एक बाय कॉल रहेगा। दूसरा बाय कॉल भी एक मिड कैप स्टॉक कोकियो कैमलिन पर है। यहां पर कल के सत्र में एक हमने 90 रुपीज की एक नेकलाइन टूटते हुए देखी है। 85 का एक स्टॉप लॉस और 100 रुपीज के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए कोकियो कैमलिन को बाय करने की राय रहेगी। और तीसरा बाय कॉल अदानी इंटरप्राइजेस पर रहेगा। यहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में 3 दिन की ट्रेडिंग रेंज से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है। 101.50 पे एक स्टॉप लॉस लगाए। 113 के लक्ष्य के लिए अदानी इंटरप्राइजेस को खरीदने की राय रहेगी। ओके, चलिए तो अडानी एंटरप्राइजेस, लक्ष्मी विलास बैंक जैसे स्टॉक्स मजबूत प्रदर्शन आज के दिन दिखा सकते हैं। लेकिन जो स्टोरी है इस हफ्ते की वो तो डिविडेंड ही है और सरकारी कंपनियों से जिस तरह से डिविडेंड वसूला जा रहा है, CLSA जैसे ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से चिंता दिखा रहे हैं। ये बताइए, लेकिन पहले बात करते हैं PFC की इंटरिम डिविडेंड के ऊपर। आज बोर्ड बैठक है, कितना डिविडेंड दे सकती है? मेरे ख्याल से 8 से 10 रुपए की रेंज में डिविडेंड PFC का होना चाहिए। तो ऐसे डिविडेंड यील्ड के हिसाब से देखेंगे तो HPBP IOC को हटाकर सबसे बेहतर डिविडेंड शायद PFC का आएगा और मेरे ख्याल से 7 रुपए के आसपास का डिविडेंड आप देखिए प्राइस में डिस्काउंटेड होगा। अगर आप PFC का कैश और फ्यूचर दोनों देखें तो 7 रुपए के आसपास का डिस्काउंट चल रहा है, तो उससे थोड़ा ज्यादा आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 8 रुपए के आसपास का। लेकिन ब्रॉडली वो आ चुका है प्राइस में। इंटरेस्टिंग होगा हेमंत कोल इंडिया का डिविडेंड जो 26 तारीख को है, जैसे आप कह भी रहे थे कि संडे को काम करवा रहे हैं। मुझे लगता है कोल इंडिया में पिछले साल 27.5 रुपए के आसपास का डिविडेंड दिया था और इस साल इंटरिम डिविडेंड 18 रुपए 75 पैसे के आसपास का दे चुके हैं, यानी कि लगभग 8.5 पौने 9 रुपए का डिविडेंड अगर पिछले साल से कंपेयर करें। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद पिछले साल से कोल इंडिया इस बार डिविडेंड थोड़ा सा कम दे। तो कोल इंडिया में अभी भी जगह है। जगह कैसे है? कल के सेशन में आप देखिए मेरे ख्याल से 3 रुपए के आसपास का फर्क है कैश और फ्यूचर में। तो अगर डिविडेंड ठीक उतना ही आए जितना पिछले साल था तो भी 8.5-9 रुपए होता है, तो कोल इंडिया में गुंजाइश बनती है डिविडेंड बड़ा होने की। और आज फिर उस लिहाज से आपको कैश और फ्यूचर में गैप होता हुआ बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो ये गैप आपको 6 से 8 रुपए तक होता हुआ दिख सकता है। तो कोल इंडिया में गुंजाइश है, लेकिन हो सकता है अब कोल इंडिया पिछले साल जितना ही दें, वैसे कोई रीजन ऐसा है नहीं कि सरकार पिछले साल से कम डिविडेंड ले। इस बार तो अभी तो पूरा वसूलने में लगी है कि जिसके पास जितना कैश है 31 मार्च के पहले दे दें। तो ये थोड़ा एक तरह से नेगेटिव भी है कि जबरन डिविडेंड वसूला जा रहा है। अब छोड़िए सरकारी कंपनियों को हिंदुस्तान जिंक जैसे से भी ले लिया है तो इसका मतलब ये है कि फिर कोल इंडिया के पास गुंजाइश कम रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं थोड़ा सा कोशिश होकर चलूँ तो 6 से 8 रुपए का डिविडेंड कोल इंडिया में मानकर चलें, जो कैलकुलेशन कह रही है, और उतना फर्क आसानी से कैश और फ्यूचर में बढ़ता हुआ दिखेगा। तो PFC का डिविडेंड डिस्काउंटेड है प्राइस में, कोल इंडिया का आज डिस्काउंट होगा, तो कोल इंडिया का गैप बढ़ने वाला है और वो वही 8 रुपए तक चलेगा। आप कह रहे हैं PFC का डिविडेंड कितना आएगा? 7 से 8 रुपए। 7-8 रुपए। ये तो 14 रुपए का मुझे गैप दिख रहा है। FNO का भाव देखिए, तो या तो फिर हो सकता है कल अगर ये गैप बढ़ गया हो तो हाँ, आप देखिए FNO का भाव इस समय, एक बार PFC का हम आपके सामने लाते हैं। FNO में भाव ये देखिए आ गया 137 का। ठीक है, आप कैश का भाव देख लीजिए, 143 का कैश का भाव है। तो ये तो 7 रुपए हुआ ना, 143 हुआ, तो 7 रुपए का फर्क है, बराबर है। नहीं, अब देखिए 130 और 143, ओके, तो हाँ 7 रुपए के आसपास, 7 रुपए के आसपास का। तो ये PFC का बात, तो PFC मोटा मोटी 8 रुपए डिस्काउंटेड हो गई, मोटा मोटी, लेकिन कोल इंडिया डिस्काउंट होना हाँ, क्योंकि ये 3 रुपए के आसपास का फर्क है दोनों में। अब आपको नजर रखनी चाहिए फ्यूचर पर के भाव पर
और कैश मार्केट के भाव पर 296 हो गया आपका कोल इंडिया का कैश, और कोल इंडिया का फ्यूचर हो गया 292 पर। हाँ, तो यानी कि 3 रुपए, साढ़े तीन रुपए। तो हाँ, यहाँ जगह है, ये गैप बढ़ेगा 6-7 रुपए तक या 8 रुपए तक भी जा सकता है। सर एक बार चार्ट भी देखकर बता दीजिए आपको कोल इंडिया के कैसे नजर आ रहे हैं? थोड़ी बहुत जगह 310-315 तक की जगह है, लेकिन वो लेवल ऐसा है कि वहां पर काफी रेजिस्टेंस आता है, और जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं होता है मैं ये अवॉइड ही करूंगा। और ब्रॉडली ये रेंज इसका कह दूं 280 ऑन द डाउन साइड, 330 ऑन द अपसाइड। ये थोड़ा लंबा टाइम की बात करें, 2-3 महीने की, तो ये लेवल मुझे लगता है ये पूरे साल ब्रेक नहीं करेगा। ये सही कह रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि खरीदना है आज फ्यूचर मत खरीदिए। सही बात है, कैश ही खरीदिए, क्योंकि क्या होगा, फ्यूचर में उतना नहीं बढ़ेगा, डिविडेंड होने के बावजूद कम रहेगा। बढ़ना है जितना डिविडेंड का इम्पैक्ट आना वो कैश में आएगा। और ये बात जो है वो हर डिविडेंड वाली कंपनी के साथ लागू है। तो आप एक बिल्कुल पैरामीटर बना लीजिए, जब भी इस तरह की खबरें आए तो आपको क्या खरीदना है, कैश में खरीदना है। फ्यूचर में तो पहले से ही लोगों ने पोजीशंस बना ली होती हैं। क्रिस को भी जोड़ते हैं इस चर्चा में और उनसे जानते हैं कि उनका व्यू बाजार पर क्या है। और इसके बाद नियति भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो आपको बताएंगी ब्रोकरेज हाउसेज क्यों इतने खफा हैं, खासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जिस तरह से जबरन डिविडेंड देना पड़ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्रिस पहले ये बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या नजर आ रहे हैं, कैसे अप्रोच करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। आई थिंक जो भी हमने अभी इस हफ्ते में जो कारोबार देखे वर्ल्ड मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट्स में, तो हमारा मानना कि शायद कहीं ना कहीं नियत में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है। ब्रॉडली लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी ऊपर ही है, लेकिन हो सकता है नियर टर्म में यहाँ पर कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिले। तो हमारा दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी है। जहां तक निफ्टी का सवाल है, जिसका एक्सपायरी अगले हफ्ता है, इसमें हम 9100 का कॉल पुट खरीदने के सलाह दे रहे हैं, जो 100 के आसपास आएगा कॉस्टिंग, और इसका टारगेट हम 200 के आसपास पकड़ रहे हैं और स्टॉप लॉस 60 रख रहे हैं। और बैंक निफ्टी, जिसका भी आज फ्रेश वीकली कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, वहां पर 20,900 का कॉल पुट लेने का सलाह दे रहे हैं, जो 280 का कॉस्टिंग पड़ेगा। टारगेट हम रख रहे हैं 400 और स्टॉप लॉस 210। तो हमारा मानना है कि शायद ये आज की जो सेशन है काफी क्रिटिकल रह सकती है। और जहां तक रेंज का सवाल है, हो सकता है आज का दिन एक निर्णायक हो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट अगर मिले तो, और अगर हम 9,180 9,200 के आसपास बंद होते तो ऑब्वियसली ट्रेंड वापस पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर के बाद अगर मार्केट में फिसल और 9,050 के नीचे अगर बंद हुआ तो थोड़ा नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बन सकता है। और आप लोगों को बता दूं, जब हम ये सारी चर्चा कर रहे थे, क्रिस सुब्रमण्यम पिछले हफ्ते जब हमारे शो पर थे कोल इंडिया, उन्होंने रिकमेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है। तब मैं सोचा था क्रिस सर ने ये स्टॉक कहां से रिकमेंड किया, ये बड़ा सुस्त और बिना एक्शन वाला स्टॉक है। उस पर भी मैं थोड़ी देर में क्रिस सर आपसे पूछूंगा उस समय आपने क्या देखा एक हफ्ते पहले, और अब देखिए सामने खबरें आती दिख रही है। लेकिन उससे पहले क्योंकि नीति हमारे साथ जुड़ चुकी है रिपोर्ट्स लेकर, और पहली रिपोर्ट जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे सीएलएसए की, उसी पर पूछते हैं क्या लिखा है सीएलएसए ने इन सरकारी कंपनियों के डिविडेंड पर। बताएं नीति। ये जो तगड़े तौर पे डिविडेंड दे रहे हैं बेहद नेगेटिव होगा। आगे ओवरऑल चौथी तिमाही के जो नतीजे होंगे बेहद खराब आने वाले हैं। रिपोर्टेड जो इनके मार्जिन होंगे तिमाही दर तिमाही पूरी तरह से नीचे आएंगे, ऐसा मानना है सीएलएसए का। कोर जीआरएम्स इनके कमजोर होंगे। ऑयल की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है। इनको बहुत तगड़े तौर पे इन्वेंट्री लॉसेज आएंगे चौथी तिमाही में, तिमाही दर तिमाही। आपको याद दिला दूं कि तीसरी तिमाही में इनको तगड़े तौर पे इन्वेंट्री गेन्स हुए थे, और इस बार एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। रियलाइज्ड जो मार्केटिंग मार्जिन हैं उसमें भी गिरावट आएगी। क्योंकि जो इन्होंने डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर इनको डिस्काउंट देना पड़ा था, उससे इनको मार पड़ेगी। तो ओएमसी स्टॉक्स जितने भी है, आईओसी, एचपीसीएल, पीपीसीएल, इन सब पे तगड़े तौर पे एक वीकनेस आएगी और स्टॉक्स यहां से और गिरावट दिखा सकते हैं। इनका मानना है कि चौथी तिमाही के नतीजों पे आपको बिल्कुल नजर नहीं रखनी चाहिए, और अगर आप रखें तो बिल्कुल नेगेटिव स्टैंस होगा। वो नेगेटिव स्टैंस ले रहे हैं अपना बीपीसीएल और एचपीसीएल पे, यहां पे ज्यादा तगड़ी मार झेलने को पड़ेगी। इनका डिविडेंड भी बहुत ज्यादा इनसे वसूला जा रहा है। हालांकि इनको अगर पूरे ही स्पेस में देखा जाए तो आईओसी इनको बेहतर लगता है, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजे खराब आएंगे, नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा पूरी ही ऑयल मार्केटिंग स्पेस। चलिए, तो चौथी तिमाही के नतीजों के लिए अब रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं और ये खबर अच्छी नहीं है उस लिहाज से। ये बताइए नीति, और कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर ब्रोकरेज हाउसेस की आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई? एक्सेंचर के नतीजे आए थे। पहले सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेती हूँ। एक्सेंचर के नतीजे मिक्स आए थे। रेवेन्यू इनका एस्टिमेट से कमजोर आया।
एनर्जी, रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन सेगमेंट्स में एक वीकनेस देखने को मिली। हालांकि कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है वो बढ़ा दिया है। 5 to 8% पहले था, अब 6 to 8% इन्होंने कर दिया है। और ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी ना, वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और यहीं से बाजार क्यों उठा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच कह रहा है कि अगले 2 क्वार्टर्स यहाँ पे बेहतरीन नजर आ रहे हैं, गुड ट्रेंड्स इनको दिख रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है। हालांकि टेलीकॉम सेगमेंट अभी भी कमजोर रहेगा, लेकिन BFSI सेगमेंट का जो ग्रोथ होगा वो सेकंड हाफ में होता हुआ नजर आएगा, यानी यहाँ पे तेजी बन सकती है अगली जो सेकंड हाफ है उसमें से। पावर सेक्टर पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि इनके नतीजे इस बार अच्छे आएंगे, पावर ग्रिड के सबसे बेहतर नतीजे आएंगे। उसके बाद NTPC पे आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि इनके नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। और NTPC की एक प्रोजेक्ट की कमिश्निंग भी होगी 2017 में। हालांकि अवॉइड कर रहे हैं अदानी पावर को क्योंकि कंपनसेटरी टैरिफ की जितनी भी खबर है वो प्राइस्ड इन है। डाउनग्रेड कर रहे हैं टाटा पावर को और ओवरवेट से अब न्यूट्रल का कॉल इन्होंने दे दिया है। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जिस पर ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी हैं आपके पास, बताइए कौन से हैं वो शेयर। हेमंत, येस बैंक और भारतीय एयरटेल सबसे पहले बात करेंगे। येस बैंक का QIP लॉन्च हुआ है, लंबे समय का ओवरहैंग यहाँ पे खत्म हुआ है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल दे रहा है, 1500 रुपए का इनका लक्ष्य है। भारतीय एयरटेल ने जो एक्विजिशन किया है तिकोना के स्पेक्ट्रम का, अंडरवेट का कॉल दे रहा है मॉर्गन स्टैनली जैसा बड़ा ब्रोकरेज हाउस। 280 रुपीज का इनका लक्ष्य है। 18% की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि अपसाइड रिस्क होगा केपेक्स को और प्लस जियो के को काउंटर करने के लिए जो जितने भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, अग्रेसिव रोल आउट्स किए हैं, वो ARPUs पे काफी ज्यादा दबाव डालेगा। FCF फ्री कैश फ्लो का जो बॉन्ड यील्ड है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। अंडरवेट है, 280 रुपए का इनका लक्ष्य है। वेदांता को कल एक मंजूरी मिली है, केन और वेदांता को NCLT से मंजूरी मिली और अब सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की मंजूरी आना बाकी है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में आ जाएगा FY18 में सारे के सारे अप्रूवल्स, ये पॉजिटिव होगा। डॉयचे बैंक निवेश करने की सलाह दे रहा है वेदांता में। टारगेट प्राइस 34% अपसाइड का है, 356 के लिए आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है डॉयचे बैंक। ओके, तो ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिन पर आज रखिएगा नजर। वक्त एक ब्रेक का और इस ब्रेक के बाद हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स को लेंगे और इन तमाम शेयरों पर करेंगे बात जहां पर आज खबरें हैं या फिर रिपोर्ट्स के दम पर एक्शन दिखने वाला है। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले, संदीप जैन, राकेश बंसल, क्रिस सुब्रमण्यम, सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप वागले जी ने कहा कि LIC खरीदिए, PNB बेचिए। 2 और स्टॉक्स हैं आपके पास, वागले साहब बताइए कौन से हैं वो। हेमंत, GMDC में कल एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो उसमें मैं खरीदने की सलाह दूंगा। 122 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 130, 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा है महिंद्रा लाइफ स्पेस, जो मुझे अच्छा लग रहा है पैटर्न वाइज। ये 396 के स्टॉप लॉस से खरीदे फॉर अ टारगेट ऑफ 423। दोनों स्टॉक 2 से 3 दिन का व्यू है। ओके, महिंद्रा लाइफ और GMDC 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स खरीदने का मौका देख रहे हैं इस वक्त। क्रिस सर हमारे साथ हैं और क्रिस सर पहले तो कोल इंडिया जो पिछले हफ्ते आपने बताया था और देखिए अब खबरें आती हुई दिख रही है, इससे पहले आप अपनी पिक्स दें, एक राय कोल इंडिया पर लेना चाहता हूं, क्या अब भी मौका बचा है खरीदारी करने का? मेरा मानना है कि शायद ये एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मैंने दिया था एक्चुअली लास्ट ईयर, क्योंकि जहां पर मार्केट में इतनी तेजी और ऑप्शंस के भाव इतने महंगे हैं, तो आई थिंक टेक्निकली एक्चुअली अब देखा जाए तो एक 290 के आसपास अच्छा खासा एक सपोर्ट है कोल इंडिया का। मेरा मानना है कि शायद डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है और मेरा वही मान के मैंने वो एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से और एक आई थिंक 2 रुपए के आसपास ट्रेड करा, तो एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए एक सस्ता ऑप्शन काफी अच्छा साबित हो सकता है, उस लिहाज से मैंने दिया था। और मेरा मानना है कि शायद आज अगर जैसे यहाँ पर अभी तक जो डिविडेंड का गैप है आई थिंक 3 रुपए के आसपास प्राइसिंग कर रही है, तो अगर यहाँ पर गैप बढ़ती है तो अभी एक आई थिंक कैश में बाइंग आएगी तो आई थिंक यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो आई थिंक आज के दिन सेशन पे अगर 1.5-2 रुपए के आसपास मिले तो आई थिंक एक बार एक चांस ली जा सकती है। आई थिंक ये कम से कम 4 रुपए तक जाने की पूरी संभावना है। ओके, चलिए तो ये राय कोल इंडिया पर क्रिस के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी उनसे जानेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं येस बैंक की। इस बैंक ने अनिल कमाल किया है, 1400 के ऊपर पहले QIP करने का मन था और उसमें अड़चन आई, शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली, उसके बाद क्या वन साइड रैली स्टॉक ने दिखाई और अब आप देखिए QIP के लिए
बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स मिला और ब्रोकरेज हाउसेज अब कह रहे हैं कि QIP का ओवरहैंग निकल जाएगा तो ये और ऊपर जाने वाला है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि साइज बड़ी है, जनरली साइज बड़ी होती तो डर ये रहता है कि रेस्पॉन्स कैसा मिलेगा, डिस्काउंट क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा पॉजिटिव जो है, इनफैक्ट दो बड़े पॉजिटिव येस बैंक के लिए जो मुझे दिखते हैं, पहला तो ये कि कॉन्फिडेंस, क्योंकि येस बैंक को लेकर हमेशा दो तरह के लोग रहे, लव मी और हेट मी, बट यू कांट इग्नोर मी। वैसा वाला जिसको पसंद है उसको बहुत पसंद है, जिसको नहीं पसंद है उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। राणा कपूर जी पिछली बार बोला था 1400 के ऊपर ही करूंगा, और देखिए अब अगर लोअर बैंड भी माने तो अभी 1450-60 होता है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी बात, ये 4000 करोड़ रुपए का QIP इस बार तो पक्का वो कमर कस के उतरे होंगे। बिल्कुल, प्राइस भी अच्छी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो ऐसे में होगा ये हेमंत की जो बुक वैल्यू बढ़ेगी, अल्टीमेटली तो बैंक्स बुक पर ट्रेड करते हैं। ठीक बात है। 4000 करोड़ से जो बुक वैल्यू बढ़ने वाली है तो येस बैंक के वैल्यूएशन थोड़े कंपैरेटिवली सस्ते लगने लगेंगे। फिर रहेगी ग्रोथ का सवाल, और ग्रोथ को लेकर किसी को डाउट है नहीं। एसेट क्वालिटी को लेकर सबसे स्टेबल अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक में बड़े में अगर किसी दो बैंक ने एसेट क्वालिटी दिखाई तो येस और कोटक है। ठीक बात। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आज जिस प्राइस के आसपास ये QIP का इंडिकेशन आए वो शॉर्ट टर्म के लिए एक बेस बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए तो पूछते हैं कि चार्ट्स पर कौन से अगले लेवल नजर आ रहे हैं। बंसल जी बताइए, इसके चार्ट्स कैसे लगते हैं? हेमंत जी, इसका चार्ट काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कल के सत्र में जो स्टॉक ने QIP के बाद एक करेक्शन दिखाई थी, वो करेक्शन खत्म हो चुकी है और नीचे में 1470 के अराउंड मुझे लगता है एक बेस बन चुका है। और हेमंत जी, पास्ट में हमने कई बार देखा था जब मार्केट इससे पहले जब तेजी में था, जब QIP आता था उसके बाद भी स्टॉक इमीडिएटली रैली दिखाता था। मुझे लगता है ये स्टॉक उस कैटेगरी को बिलोंग करेगा और यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और स्टॉक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली जो अभी के इसके रिसेंट हाई से उसको तोड़ के एक नया हाई इसी सीरीज में बनाने का दमखम रखता है। सीरीज में नया हाई बनाने का दमखम रखता है। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। येस बैंक की आज ओपनिंग पर हमारी नजर रहेगी और 3 स्टॉक्स हैं जिनकी ओपनिंग पर नजर रहेगी। भारत फाइनेंशियल, रिलायंस कैप। अब आपको याद हो रहा होगा कि कल हमने बाजार खुलते ही आपको कहा था इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और कल इतनी तेजी हुई कि बैन में आ गए। आप तो कल कह भी रहे थे कि ये तो आज ही इतनी तेजी हो रही है कि बैन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे के लेवल्स क्या है, IFCI को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो वागले साहब, जैन साहब, बंसल साहब, सुब्रमण्यम साहब, सारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और आपको भी रहना है देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। पूछते हैं अब राकेश सुब्रमण्यम जी के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। क्रिस बताइए, कहां नजर है आपकी? जी, एक शुरुआत तौर पे एक अदानी एंटरप्राइजेस जहां पर हम लगातार एक स्टडी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देख रहे हैं और बाबे भी यहां पर टेक्निकली अभी एक ब्रेकआउट कल देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि शायद एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से एक सूट कर सकता है। एक 115 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, एक और एक 95 का स्टॉप लॉस। और दूसरा कि इंडिया बुल हाउसिंग जहां पर ऑलरेडी हमने एक अच्छी खासी करेक्शन देख चुके हैं, तो आई थिंक यहां पर खरीदारी की जा सकती है 975 का टारगेट और 910 का स्टॉप लॉस। और तीसरा विप्रो, कल के सेशन में अगर आप देखें तो आई थिंक काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिली विप्रो में। अभी एक ब्रेकआउट भी है अभी और एक्सपायरी के आसपास। मेरा मानने के शायद ये एक स्पर्ट और आने की संभावना है। तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 525 का टारगेट और एक 490 का स्टॉप लॉस। और एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एक JSW स्टील जो आई थिंक अगर आप देखें तो वीकली चार्ट्स में काफी स्ट्रांग है, लेकिन 2-3 दिन से थोड़ा स्लगिश है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद बुल स्प्रेड का सहारा ली जा सकती है। यहाँ पर एक 185 का जो स्ट्राइक का जो कॉल है वो 5 रुपए के आसपास कल बंद हुआ था, उसकी खरीदारी की जा सकती है। और 195 स्ट्राइक का कॉल जो है वो 1.5 रुपए के आसपास बंद हुई थी, वो उसका बिकवाली की जा सकती है। तो 3.5 रुपए का कॉस्टिंग आ रही है और इसका टारगेट हम 8 रख रहे हैं और स्टॉप लॉस 1.5। So I think broadly एक पॉजिटिव बायस है और चारों स्टॉक्स में आई थिंक अच्छी पॉजिटिव अपसाइड आ सकती है। ओके, तो ये है तमाम शेयर जिनमें आपके लिए आज एक्शन दिख सकता है। अदानी एंटरप्राइजेज, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो और JSW। अदानी कॉमन है, राकेश बंसल जी को भी पसंद है। 2 जगह आ गया है भाई राकेश। और एक्चुअली कल मैं देख भी रहा था दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ, तो कल एक्शन शुरू हुआ था अदानी एंटरप्राइजेज में।
तो ये एक और स्टॉक है जिस पर आज नजर रहनी चाहिए बाजार की ओपनिंग पर। देखेंगे कि प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत कितनी मजबूत होती, क्योंकि एक बार मैं फटाफट आपको एशियाई बाजार और एसजेक्स निफ्टी दिखा दूं वहां किस तरह का माहौल है। 8 पॉइंट की मजबूती, एसजेक्स निफ्टी मामूली सी मजबूती दिखा रहा है। एशियाई बाजार में मिला जुला कारोबार है, न बड़ी तेजी न बड़ी मंदी है। हांगकांग के बाजार 15 अंक नीचे, निक्की थोड़ा सा ऊपर, निक्की को छोड़ दिया हमारे काम का नहीं है, शंघाई वगैरह थोड़े थोड़े ऊपर नीचे, मतलब तो सीमित दायरे में अमेरिका की सुस्ती दिख रही है। आज रात अमेरिका में अहम सेशन है, हेल्थ केयर बिल पर वोटिंग होनी, जो कल होनी थी अब आज होगी, तो उसका असर पड़ेगा। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे बना हुआ है और रुपए में भी कल हमने थोड़ी सी रिकवरी आते हुए देखी थी फाइनली। तो आज भी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किन लेवल्स पर आज करेंसी मार्केट की ओपनिंग होती है। तो प्री ओपनिंग सेशन अब से थोड़ी देर में ब्रेक के बाद होगा, फिर रुपए की ओपनिंग, स्टॉक 2020 का अपडेट और 9:15 से। आज तो हमारे साथ 4 दिग्गज है और ये सबके सब स्टॉक स्पॉट करने में बड़े माहिर हैं। तो ओपनिंग ट्रेड्स में कहां पर आज एक्शन है और क्या ट्रेड्स आपके लिए होने चाहिए हफ्ते के आखिरी दिन, बताएंगे पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।